शादी के बाद अगर कोई लड़की हर रात डर के साए में सोए, अगर अपने ही घर में उसे लगे कि कोई उसे देख रहा है, तो गलती उसकी होती है या उस रिश्ते की। इस कहानी की शुरुआत एक साधारण शादी से हुई थी, जहां पति था, घर था, लेकिन प्यार नहीं था। और जो बहन दिखती थी, वो बहन थी ही नहीं। एक रात छत से आती आवाज़ों ने एक पत्नी की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है धोखे की, साजिश की और एक ऐसी औरत की जिसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी में फंसाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक औरत सच जान ले तो वो टूटती नहीं, वो लड़ती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे का रास्ता साफ दिखता है और ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। ऐसा ही एक मोड़ था मेरी जिंदगी में भी, जहां मैंने सीखा कि भरोसा अगर टूट जाए तो इंसान अंदर से कितना खाली हो जाता है। मेरा नाम अनन्या शर्मा है, एक आम सी लड़की, साधारण सोच, साधारण सपने और बस इतना चाहने वाली कि शादी के बाद एक छोटा सा घर हो, थोड़ा प्यार हो और थोड़ी सी शांति। मेरी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। नई नई दुल्हन थी मैं, आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी खुशी। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी सलीके से चलने लगेगी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची, तो सबसे पहली चीज जिसने मुझे हैरान किया वो था घर का सन्नाटा। उस घर में ना सास थी, ना ससुर, ना देवर, ना कोई चाचा ताऊ। बस मेरे पति राघव वर्मा और उनकी एक छोटी बहन काव्या। मन ही मन मैंने सोचा, वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ना ताने सुनने पड़ेंगे, ना रोज रोज के झगड़े, ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन अनन्या को क्या पता था, जिस बात पर वो खुश हो रही है वही बात एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। शादी के पहले कुछ दिन अजीब से थे। राघव और काव्या का रिश्ता मुझे थोड़ा अलग सा लगता था। भाई बहन में प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही नजदीकी थी। दोनों हर वक्त साथ रहते, एक दूसरे से बिना बोले भी बात समझ जाते, और कई बार तो मुझे लगता जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। कई बार दिल में ख्याल आता, क्या मैं बेवजह सोच रही हूँ, और फिर खुद को ही समझा लेती, नहीं अनन्या, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो पाप है, ऐसा कोई नहीं करता। शादी भी बड़ी सादगी से हुई थी, ना बैंड बाजा, ना ढोल, ना भीड़, बस मंदिर में फेरे हुए थे। राघव के घर वालों ने साफ कहा था कि हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस शादी साधारण होनी चाहिए। उस वक्त मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, लेकिन आज समझ आती है कि वो सादगी नहीं, एक सोचा समझा जाल था। जब पहली बार मैं उस घर में अंदर आई तो एक अजीब सी बेचैनी हुई। घर बहुत बड़ा नहीं था, नीचे एक कमरा, एक छोटी रसोई और ऊपर छत के पास एक कमरा। नीचे वाला कमरा हमारा था और ऊपर वाला काव्या का। जब पहली बार मैं काव्या के कमरे में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा सा डबल बेड, नया सोफा, एलईडी टीवी, एसी, महंगे पर्दे और न जाने क्या क्या। फिर जब अपने कमरे में आई तो वहाँ एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक छोटी अलमारी और दीवारों पर सन्नाटा। मन में सवाल उठा, पर मैंने खुद को चुप रखा। रात को जब राघव कमरे में आए तो मैंने बहुत धीरे से कहा, आपकी बहन के कमरे में तो सब कुछ है और हमारे कमरे में कुछ भी नहीं। राघव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, काव्या मेरी बहुत लाडली है अनन्या, वो छोटी है ना, इसलिए उसकी हर बात मान लेता हूँ। अभी तो हमारी शादी नई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बैठ गया जो रातों को मुझे सोने नहीं देता था। क्या हर पति अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखता है? दिन बीतते गए, घर के सारे काम अपने आप मेरे हिस्से आ गए। सुबह उठकर झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ मैं ही करती। काव्या ज्यादातर अपने कमरे में रहती, न किसी काम में हाथ बटाती, न किसी से ज्यादा बात करती। मैंने कई बार कोशिश की कि उससे दोस्ती कर लूं, पर वो हमेशा ठंडी रहती। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, जैसे वो इस घर की मालकिन हो और मैं कोई काम करने वाली। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, काव्या, चलो आज साथ में खाना बनाते हैं, थोड़ा समय साथ बिताएंगे। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाभी, आप ही बना लो, मुझे पकाने का शौक नहीं है। और ये कहकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया।
उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर में झगड़ा नहीं चाहती। राघव का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। शादी के शुरू के दिनों में थोड़ा प्यार था, थोड़ी बातें थी, अब बस औपचारिकता रह गई थी। वो या तो ऑफिस में रहते या फिर काव्या के साथ। जब मैं पास जाती तो दोनों अचानक चुप हो जाते, जैसे मेरी मौजूदगी उन्हें खटकती हो। एक शाम की बात है, मैंने देखा कि राघव और काव्या चाय लेकर ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं। मैंने हल्के से कहा, मैं भी आ जाऊं क्या? मौसम अच्छा है। उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कहा, अनन्या, तुम नीचे ही रहो, तुम्हें ऊपर आने की इजाजत नहीं है। मैं चौंक गई। मतलब छत पर जाने में क्या बुराई है? वो तेज आवाज में बोले, जो कहा है वही करो, वरना तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज दूंगा। उस लहजे में इतना डर था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं चुपचाप नीचे आ गई। उस रात मैं बहुत रोई, तकिए में मुंह दबाकर बिना आवाज किए। मुझे उम्मीद थी कि राघव आएंगे, मुझे समझाएंगे, मेरा दर्द देखेंगे। लेकिन वो आए, 2-4 औपचारिक बातें की और सो गए, जैसे मेरा रोना, मेरा टूटना उन्हें छूता ही नहीं था। धीरे धीरे मुझे घर के और भी अजीब नियम समझ आने लगे। मैं ऊपर नहीं जा सकती थी, मैं काव्या के कमरे में बिना पूछे नहीं जा सकती थी, और सबसे अजीब बात, घर में कभी कोई मेहमान नहीं आता था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, जैसे ये घर दुनिया से कटा हुआ हो। कभी कभी राघव की एक मौसी आती थी। वो हर बार वही सवाल करती, बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं हैरान हो जाती। शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ था। जब मैंने ये बात राघव से कही तो मुझे लगा वो मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मौसी ठीक कह रही हैं, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बोली, अभी इतनी जल्दी क्यों? वो बोले, शादी का मतलब ही यही होता है अनन्या, अब हमें बच्चा चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से कांप गई। मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है, बच्चा। प्यार नहीं, साथ नहीं, इज्जत नहीं। उस रात जब मैं अकेली बैठी थी तो मैंने देखा राघव और काव्या ऊपर छत पर थे। धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल बार बार कह रहा था, अनन्या, कुछ तो बहुत गलत है। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। राघव मेरे पास लेटे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो। मैं करवट बदलती रही, छत को घूरती रही और दिल ही दिल में खुद से पूछती रही, मैं इस घर में आखिर हूँ कौन? बीवी या बस कोई ज़रूरत? सुबह उठी तो सिर भारी था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। फिर भी रोज की तरह चुपचाप रसोई में चली गई। चूल्हा जलाया, चाय बनाई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। राघव बाहर आए, चाय उठाई और बिना कुछ बोले ऊपर छत की तरफ चले गए। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने बस इतना कहा, काव्या के साथ खा लूँगा। दिल जैसे बैठ सा गया। मैं वहीं रसोई में खड़ी रही, हाथ में चम्मच थामे हुए। पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिन जैसे तैसे बीतने लगे, हर दिन एक जैसा, काम, खामोशी और अकेलापन। काव्या अक्सर ऊपर रहती, कभी फ़ोन पर हंसती, कभी म्यूज़िक चलाती और कभी देर रात तक छत पर राघव के साथ बैठी रहती। मैं नीचे से आवाज़ें सुनती रहती, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे साफ शब्दों में मना किया गया था। एक दिन मैंने सोचा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझे इस घर में खुद को ढालने में वक्त लग रहा है। मैंने तय किया कि आज काव्या से खुलकर बात करूंगी, शायद वो भी मुझे समझे। दोपहर के वक्त मैं उसके कमरे के बाहर गई और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, क्या है भाभी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसे ही, सोचा थोड़ा बात कर लें। वो मुंह बनाकर बोली, मुझे अभी आराम करना है। मैंने फिर भी कहा, देखो काव्या, हम एक ही घर में रहते हैं, अगर आपस में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ एडजस्ट करने आई हैं, मैं नहीं। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। उसने बीच में ही कहा, आप कोशिश मत कीजिए,
जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए, और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन गिरने नहीं दिए, क्योंकि इस घर में आंसू भी मेरी कमज़ोरी बन जाते। शाम को राघव आए। मैंने हिम्मत करके कहा, आपको नहीं लगता कि काव्या का व्यवहार थोड़ा अजीब है? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम हर बात को अजीब क्यों बना देती हो? मैं बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे भी इस घर का हिस्सा समझा जाए। वो अचानक गुस्से में बोले, तुम इस घर की बहू हो, बस उतना ही काफ़ी है। उस पल मुझे समझ आ गया कि यहाँ मेरी पहचान बस एक रोल तक सीमित है। बीवी, बहू, काम करने वाली। उस रात फिर वही हुआ। राघव और काव्या ऊपर छत पर चले गए। जाते जाते राघव ने बिना मुड़े कहा, अनन्या, ऊपर मत आना। इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर अंदर से मैं खुद से कह रही थी, आज नहीं रुकी। करीब 20 मिनट बाद ऊपर से एक तेज आवाज़ आई। पहले लगा जैसे कोई चिल्लाया हो। मेरा दिल बैठ गया। फिर एक और आवाज़ आई। इस बार डर और दर्द दोनों मिले हुए थे। मैं बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ भागी। हर कदम भारी लग रहा था। सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों के पास मैं रुक गई। हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर झांकने की। पर फिर मैंने खुद से कहा, अगर आज भी नहीं देखी तो सारी उम्र अंधेरे में रह जाऊंगी। मैंने दीवार के पीछे से हल्का सा झांका, और जो देखा उसने मेरी दुनिया हिला दी। राघव और काव्या एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब कि किसी को देखकर शर्म आ जाए। पहले लगा शायद आंखों का धोखा है, पर अगले ही पल काव्या राघव की सीने से लगी हुई थी, और राघव उसे उसी तरह पकड़े था जैसे कोई आदमी अपनी पत्नी को पकड़े। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आवाज़ गले में अटक गई, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं वहां से भागते हुए नीचे आ गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी गिर जाऊंगी। कुछ देर बाद राघव नीचे आए। मैंने खुद को संभाला और सीधे पूछ लिया, ये क्या था? ऊपर मैंने क्या देखा? वो बिल्कुल शांत था। बोला, तुमने वही देखा जो देखना चाहती थी। मैं चिल्लाई, तुम अपनी बहन के साथ? वो बीच में ही बोला, बहन नहीं। इतने में काव्या भी नीचे आ गई। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, हाँ अनन्या, मैं इसकी बहन नहीं हूं। मेरे कानों में जैसे कुछ फट गया। तो फिर? वो बोली, मैं इसकी पत्नी हूं, 10 साल से। मैं सुन खड़ी रह गई। शब्द मेरे लिए बेकार हो गए थे। काव्या बोलती जा रही थी, मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, हम दोनों को बच्चा चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोली, इसलिए तुम्हारी शादी करवाई। तुम सीधी सादी लड़की थी, हमें लगा तुम सही रहोगी। मैं कांपते हुए बोली, तू मेरी शादी? राघव ने कहा, एक समझौता था। उस पल मैं समझ गई थी, मैं इंसान नहीं, एक जरिया थी। काव्या बोली, तुम बच्चा पैदा करोगी, फिर हम तुम्हें तलाक दे देंगे, पैसे दे देंगे। मेरे अंदर कुछ टूट गया, पर मैंने खुद को शांत दिखाया, क्योंकि मुझे पता था अगर अभी टूट गई तो बच नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। दोनों चौंक गए। मैं बोली, जैसा आप चाहें, बस मुझे घर से मत निकालना। उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें लगा मैं हार गई हूं, लेकिन सच ये था, मैं लड़ाई की तैयारी कर रही थी। उस रात मैं सोई नहीं, आंखें बंद थीं, पर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। राघव मेरे पास लेटा था और काव्या ऊपर अपने कमरे में। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे रोज होता था, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी। अब मैं अंधेरे में नहीं थी, अब मैं जान चुकी थी कि इस घर में मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। सुबह उठकर मैंने वही किया जो रोज करती थी, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, घर साफ किया, पर आज मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। मेरे अंदर डर नहीं था, बस एक ठंडी सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। काव्या नीचे आई, उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोली, आज चाय ठीक बनी है। पहली बार उसके मुंह से मेरे लिए कोई सीधी बात निकली थी। मैं समझ गई थी अब उनका व्यवहार बदलेगा, क्योंकि अब उन्हें मुझसे काम निकालना था। राघव ने भी आज मुझसे थोड़े नर्म शब्दों में बात की। बोला, अनन्या, कल रात की बातों को दिल पर मत लगाना, हमारी मजबूरी समझो। मैंने सिर झुका लिया। मैंने कहा, हाँ मैं समझती हूँ। मेरी आवाज़ शांत थी, बहुत शांत, इतनी शांत कि खुद मुझे डर लग रहा था। अंदर से मेरे दिल में आग जल रही थी, लेकिन बाहर मैं बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। दिन बीतने लगे, मैं वही करती जो वे कहते, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना, समय पर सब कुछ। काव्या हर चीज़ पर नज़र रखती, मैंने क्या खाया, कितना आराम किया,
कितनी देर सोई। कभी कभी वो मुझे देखकर कहती, ध्यान रखा करो, अब तुम्हारी तबीयत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल करता जोर से हंस दूं, लेकिन मैं चुप रहती। राघव अब मेरे पास आता, वही आदमी जिसने मुझे एक सामान समझा था। मैं आंखें बंद कर लेती और खुद से कहती, अनन्या, बस थोड़ा और। हर दिन मैं अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही थी। हर रात मैं सोचती थी कि कब और कैसे इस नर्क से निकलना है। एक दिन मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। राघव और काव्या एक दूसरे को देखने लगे। काव्या बोली, अभी जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने धीरे से कहा, बस मन घबरा रहा है। राघव ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। उनके चेहरे पर अब डर था। उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत न कर दूं। मैंने बैग उठाया और घर से निकल गई, लेकिन इस बार मैं सीधे मायके नहीं गई, मैं सीधी पुलिस स्टेशन गई। वहां बैठी मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने खुद को संभाला और सब कुछ बताया। शादी से लेकर हर एक सच, कैसे मुझे झूठ बोलकर फंसाया गया, कैसे उनकी असली शादी छुपाई गई, कैसे मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस वाले पहले हैरान थे, फिर गंभीर हो गए। एक महिला इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, तुमने बहुत हिम्मत की है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार किसी ने मेरा दर्द समझा था। शिकायत दर्ज हुई, कागज बने, सबूत मांगे गए। मैंने शादी के फोटो, कागज सब कुछ दे दिया। अगले ही दिन पुलिस राघव के घर पहुंची। जब उन्हें थाने लाया गया तो दोनों के चेहरे उतर गए थे। काव्या चिल्ला रही थी, अनन्या ने हमें धोखा दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, धोखा आप लोगों ने दिया था। जांच में एक और सच्चाई सामने आई, डॉक्टर की रिपोर्ट। सिर्फ काव्या ही नहीं, राघव भी पिता नहीं बन सकता था। मतलब मैं जिस बच्चे के लिए फंसी थी, वो बच्चा कभी हो ही नहीं सकता था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। कोर्ट में मामला पहुंचा। जब जज ने पूछा, क्या ये सच है कि आपने अपनी पत्नी को बहन बनाकर दूसरी शादी की? राघव चुप था। काव्या की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैंने कोर्ट में कहा, अगर आज मैं चुप रहती तो कल किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद फैसला आया, राघव और काव्या दोनों दोषी पाए गए। धोखाधड़ी, मानसिक शोषण और झूठे दस्तावेज। जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था तो काव्या ने मुझे देखा और बोली, तूने सब खत्म कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद को बचाया। उस दिन मैं अपने माँ बाप के घर लौटी। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, हमें माफ कर देना। मैंने कहा, माँ, गलती आपकी नहीं थी। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठी रही। आसमान देखा, हवा महसूस की। आज वही छत डर की जगह नहीं थी, आज वो आज़ादी की निशानी थी। मैं टूट चुकी थी, पर खत्म नहीं हुई थी। उस घर से निकलने के बाद मैं कई दिनों तक खुद को खाली महसूस करती रही। ऐसा नहीं था कि दर्द नहीं था, दर्द बहुत था, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। सुकून इस बात का कि अब मैं झूठ में नहीं जी रही थी। मायके में माँ पापा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप मेरे पास बैठे रहते। शायद उन्हें भी मेरी आंखों में सब दिख रहा था। रात को माँ मेरे सिर पर हाथ फेरती और कहती, अब तू सुरक्षित है। लेकिन मैं जानती थी, सुरक्षित होने से ज़्यादा ज़रूरी था खुद को फिर से खड़ा करना। धीरे धीरे मैंने खुद को दूसरे कामों में लगाना शुरू किया। घर में बैठकर बार बार वही बातें सोचने से दिमाग और टूट जाता। मैं किताबें पढ़ने लगी, डायरी लिखने लगी, कागज़ पर अपने डर, अपना गुस्सा सब उतार देती। एक दिन मेरी कॉलेज की दोस्त नेहा मिलने आई। मुझे देखते ही बोली, अनन्या, तू पहले जैसी नहीं रही। मैं मुस्कुरा दी। शायद अब मैं पहले से ज़्यादा सच्ची हो गई हूँ। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जो हुआ गलत था, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ने मुझे कमज़ोर नहीं समझा। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे इलाके में एक संस्था है जो औरतों की मदद करती है। घरेलू हिंसा, धोखा, ज़बरदस्ती। मैं वहाँ गई। पहली बार अंदर कदम रखा तो देखा कई चेहरे थे, डरे हुए, टूटे हुए। मुझे लगा मैं खुद को देख रही हूँ। मैंने वहीं काम शुरू कर दिया। शुरुआत में बस सुनती थी, औरतों की कहानियाँ, उनका दर्द। एक लड़की आई, उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत,
अगर मैं बच सकती हूँ तो तू भी बच सकती है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरा दर्द किसी काम आ रहा है। दिन बीतने लगे। अब मेरी सुबह एक मकसद के साथ होती। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रही थी। एक दिन हमारी संस्था में दूसरे शहर से एक टीम आई। उनमें एक आदमी था, नाम था आदित्य मेहरा। सादा पहनावा, शांत आंखें और बोलने का बहुत सधा हुआ तरीका। जब उसने बात करनी शुरू की तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने कहा, जब इंसान खुद को माफ़ करना सीख जाता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। उसकी बात सीधे दिल में उतर गई, क्योंकि मैं अब तक खुद को ही कहीं न कहीं दोष दे रही थी। कार्यक्रम के बाद उसने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं मुस्कुरा दी। ये काम मुझे जीना सिखा रहा है। उसने कहा, कभी कभी दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हम दोनों धीरे धीरे काम के सिलसिले में मिलने लगे। बैठकें, फ़ोन कॉल, केस डिस्कशन। वो कभी मुझसे मेरे अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, बस समझता था। एक दिन काम के बाद हम चाय पीने बैठे। उसने पूछा, डर नहीं लगता? मैं बोली, पहले बहुत लगता था, अब नहीं। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूँ। उसकी आंखों में सम्मान था और वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। माँ ने एक दिन कहा, तू फिर से हंसने लगी है। मैंने कहा, शायद अब मैं सच में जिंदा हूँ। आदित्य मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा था। न कोई दबाव, न कोई सवाल, बस साथ और समझ। एक शाम हम मंदिर के पास बैठे थे। घंटियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अगर अब कोई खुशी देना तो सच्ची देना। आदित्य ने पूछा, क्या मांगा? मैं मुस्कुरा दी, शांति। उसने कहा, तो फिर अब मांगना बंद कर दो। उस पल मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि किसी ने पहली बार मुझे बोझ नहीं, इंसान समझा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिन निकलते, शाम ढलती और हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। अब मैं आईने में खुद को देखती थी तो वो डरी हुई अनन्या नहीं दिखती थी, जो कभी हर आवाज़ से चौंक जाती थी। अब आंखों में थकान तो थी, पर उसके साथ एक मजबूती भी थी। आदित्य से मिलना अब रोज़मर्रा की बात हो गई थी। कभी ऑफिस की मीटिंग में, कभी फ़ोन पर और कभी बस यूं ही चाय के बहाने। हम दोनों के बीच कभी किसी रिश्ते का नाम नहीं था, न दोस्ती का लेबल, न प्यार का दावा। बस एक अपनापन था जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता था। एक दिन एनजीओ में बहुत काम था। लगातार 3 केस आए थे। तीनों औरतें अलग अलग कहानियां, पर दर्द एक जैसा। शाम तक मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। कुर्सी पर बैठी बस सामने देख रही थी। आदित्य आया, मेरे सामने एक कप चाय रख दी। बोला, थोड़ा रुक भी जाया करो, हर दर्द तुम्हें अकेले नहीं उठाना। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी। आदत हो गई है। वो मेरी तरफ देखा और बोला, आदतें बदली भी जा सकती हैं। उसके शब्द किसी सलाह जैसे नहीं थे, बस एक सच्चाई थी। उस दिन मैंने पहली बार उससे उसके अतीत के बारे में पूछा। मैंने कहा, आदित्य, तुम इतने शांत कैसे हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं भी टूटा हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोला, मेरी पत्नी थी, बहुत साल पहले एक सड़क हादसे में चली गई। उसकी आवाज़ में कोई रोना नहीं था, पर दर्द साफ था। वो दर्द जो रोने से आगे निकल चुका होता है। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही। वो बोला, उसके बाद मैंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। अब बस काम करता हूँ और दूसरों के लिए थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही जगह पहुँचे थे। दर्द ने हमें एक जैसा बना दिया था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए थे। सुबह की पहली कॉल, दिन की आखिरी बात। लेकिन कोई वादा नहीं था, कोई दबाव नहीं था। एक दिन आदित्य ने कहा, हमारी संस्था एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, दूसरे शहर में। मैंने पूछा, कितने दिन के लिए? वो बोला, कुछ महीने। मैं चुप हो गई। मेरे अंदर पुराना डर फिर से सिर उठाने लगा था। नया शहर, नए लोग, नया माहौल। क्या मैं फिर से सब कुछ झेल पाऊंगी? आदित्य ने मेरी चुप्पी देख ली। वो बोला, डर लग रहा है? मैंने सच कहा, हाँ। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा,
मैं चलूंगी। उस पल मुझे लगा मैं खुद को एक और मौका दे रही हूँ। नया शहर शुरुआत में अजनबी लगा, पर काम ने सब आसान कर दिया। दिन भर मीटिंग्स, गांव में जाना, औरतों से बात करना। रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट मिला। मैं और 2 और लड़कियां साथ रहती थीं। आदित्य पास वाले फ्लैट में रहता था, पर वो कभी मेरी जिंदगी में दखल नहीं देता। रात को सब साथ बैठकर खाना खाते, हंसते, थकान उतारते। धीरे धीरे मुझे फिर से हंसना अच्छा लगने लगा। एक रात ऑफिस में देर हो गई थी, सब जा चुके थे, बस मैं और आदित्य थे। फाइलें समेटते हुए वो बोला, अनन्या, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरे दिल में अब सिर्फ तुम्हारे लिए सम्मान और अपनापन है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई चाल नहीं थी, कोई लालच नहीं। वो बोला, मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि अगर तुम साथ चलो तो डर के बिना। मेरी आंखें भर आईं। इतनी सच्ची बात मैंने बहुत समय बाद सुनी थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे समय चाहिए। वो मुस्कुराया, पूरा समय लो, मैं कहीं भाग नहीं रहा। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। दिल और दिमाग फिर से बहस कर रहे थे। दिल कह रहा था, शायद यही वो इंसान है। दिमाग कह रहा था, फिर से मत टूट। सुबह जब सूरज निकला, मैंने खुद से कहा, डर के साथ जीने से बेहतर है सच के साथ जीना। दिन बीतते गए, हम दोनों और करीब आते गए, पर बिना किसी जल्दबाजी के। एक दिन बारिश शुरू हो गई। आदित्य ने गाड़ी रोकी और बोला, चलो बारिश में भीगते हैं। मैं हंस पड़ी, पागल हो गए हो? वो बोला, थोड़ा पागलपन जिंदगी के लिए जरूरी है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। बारिश की हर बूंद के साथ मुझे लगा मेरा पुराना डर धीरे धीरे बह रहा है। उस पल मैंने पहली बार दिल से महसूस किया कि शायद मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ। बारिश के बाद मौसम साफ हो गया था, लेकिन मेरे मन के अंदर हलचल अभी बाकी थी। आदित्य का हाथ अब भी मेरी उंगलियों में महसूस हो रहा था। कोई वादा नहीं हुआ था, कोई इकरार नहीं हुआ था, पर कुछ बदल चुका था। हम दोनों अब एक दूसरे से थोड़े ज्यादा करीब थे, बिना कहे सब समझ जाने वाले। कुछ दिनों बाद मैं मायके गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। घर में वही पुराना आंगन, वही दीवारें, पर मैं बदल चुकी थी। माँ ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तेरी आंखों में अब डर नहीं है। मैं मुस्कुरा दी, शायद अब मैं खुद को पहचानने लगी हूँ। शाम को पापा ने चाय के साथ धीरे से पूछा, वो लड़का जिसका जिक्र तू करती है, आदित्य, वो कौन है? मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो मेरी जिंदगी में एक सहारा है। माँ पापा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें सब समझ आ गया था। माँ बोली, हम तुझे फिर से उसी आग में नहीं धकेलेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, इस बार मैं खुद तय करूंगी। अगले दिन आदित्य का फोन आया। उसने कहा, मेरे घरवाले मुझसे मिलने आना चाहते हैं। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। घरवाले, समाज, फिर वही सवाल। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुमने उन्हें सब बताया है? वो बोला, हाँ, सब कुछ। उसकी आवाज़ में पूरी सच्चाई थी, कोई डर नहीं। कुछ दिनों बाद आदित्य के माता पिता हमारे घर आए। सादा पहनावा, शांत बातचीत। उनकी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने आगे कहा, और हमें इस बात पर गर्व है कि तुमने खुद को बचाया। मेरी आंखें भर आईं। इतनी इज्जत मैंने लंबे समय बाद महसूस की थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तलाकशुदा है, पहली शादी फेल हो गई, दूसरी बार कैसे? कुछ रिश्तेदारों ने माँ को ताने मारे, लड़की में ही कोई कमी होगी। एक दिन मैंने माँ को चुपचाप रोते देखा। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, अगर आप चाहें मैं ये रिश्ता छोड़ दूंगी। माँ ने मुझे जोर से पकड़ लिया, नहीं, इस बार समाज नहीं, तू जिएगी। आदित्य भी इन बातों से अनजान नहीं था। एक दिन उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम बिना शादी के भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यही फर्क है, यही सच्चा साथ है। कुछ रातें मैं सो नहीं पाई। दिमाग में 1000 सवाल थे। क्या मैं फिर से शादी के बंधन में बंधना चाहती हूँ? क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? एक सुबह मैं मंदिर गई।
घंटी बजाई और मन ही मन कहा, भगवान, इस बार मुझे सही रास्ता दिखाना। वापस आते समय मैंने खुद से कहा, अनन्या, डर से फैसले मत ले। शाम को मैंने आदित्य को बुलाया। हम दोनों आमने सामने बैठे। मैंने कहा, मैं शादी से डरती हूँ। वो बोला, मैं समझता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। वो मुस्कुराया, तो फिर बीच का रास्ता चुनते हैं। मैंने पूछा, कैसा रास्ता? वो बोला, जहाँ इज्जत पहले हो, रिश्ता बाद में। उस रात मैंने पहली बार खुलकर सांस ली। हमने तय किया कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले साथ चलेंगे, एक दूसरे को और समझेंगे। शादी एक विकल्प होगा, मजबूरी नहीं। जब मैंने ये बात माँ पापा को बताई तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। पापा बोले, तू आज सच में बड़ी हो गई है। समाज की बातें अब भी थीं, लेकिन अब उनकी आवाज़ मेरे अंदर नहीं जाती थी। मैं जान चुकी थी कि मेरी जिंदगी किसी की इजाज़त से नहीं चलेगी। एक शाम आदित्य ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता इतना अलग सोचकर? मैं मुस्कुरा दी। डर तो लगता है, लेकिन अब डर मुझे रोकता नहीं। आदित्य ने मेरा हाथ थाम लिया, इस बार पूरी दुनिया के सामने। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता कागज़ का नहीं, इज्जत का है। जिंदगी जब आगे बढ़ने लगती है तो अतीत कभी कभी अचानक सामने आ खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शांत रास्ते पर अचानक कोई पुराना मोड़ आ जाए। एक दिन ऑफिस में सामान्य सा दिन था। मैं फाइलें देख रही थी, फोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने उठाया। उधर से एक भारी सी आवाज आई, अनन्या। इस एक शब्द ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। वो आवाज मैं भूल नहीं सकती थी, कभी नहीं। मैं राघव बोल रहा हूँ। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें अटक गईं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बोला, बस एक बार सुन लो, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। मैंने फोन काट दिया, कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। आदित्य सब समझ गया। वो मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना कहा, वो फिर से आया है। आदित्य ने बिना कुछ पूछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो एक स्पर्श मेरे लिए 1000 शब्दों से ज्यादा था। शाम को मैं घर लौटी तो मन बहुत भारी था। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी। रात को नींद नहीं आई। अतीत के सारे दृश्य आंखों के सामने चलने लगे। अचानक डोरबेल बजी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। इतनी रात को कौन? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी। कमज़ोर दिख रही थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में पहले जैसी चालाकी नहीं थी। मैं पीछे हट गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो रोने लगी। अनन्या, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, जो किया उसी का नतीजा है। वो बोली, राघव बदल गया है, मुझे छोड़ चुका है, मेरे पास कोई नहीं है। उसके शब्दों में दया मांगने की कोशिश थी, पर मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं थी। मैंने कहा, ये सब तुमने खुद चुना था। वो मेरे पैरों में गिर गई, मुझे माफ़ कर दो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी फिर से उसी अंधेरे में खिंची जा रही हो। आदित्य पीछे से आया। उसने साफ कहा, यहाँ से चली जाइए, अब और नहीं। काव्या उसे घूरती रही, फिर चुपचाप उठकर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मैं रोई, खूब रोई, जितना पहले कभी नहीं रोई थी। आदित्य मेरे पास बैठा रहा, कुछ बोला नहीं, बस साथ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है। वो बोला, डर ठीक है, भागना गलत है। अगले दिन मुझे कोर्ट से एक नोटिस मिला। राघव फिर से केस खोलना चाहता था। मेरा हाथ कांप गया, पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। आदित्य ने कहा, हम लड़ेंगे, सच के साथ। कोर्ट में फिर से वही जगह, वही कुर्सियां, वही यादें। राघव सामने खड़ा था, कमज़ोर, थका हुआ। वो बोला, मैंने गलती की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जज की तरफ देखा और कहा, माफ़ी गलतियों का इलाज नहीं होती, न्याय होता है। मेरे शब्द मजबूत थे, क्योंकि अब मैं कमज़ोर नहीं थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। साफ कहा गया, पीड़िता को बार बार परेशान नहीं किया जा सकता। बाहर निकलते वक्त राघव ने मुझे देखा। उसकी आंखों में हार थी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब वो मेरे अतीत का हिस्सा था, मेरे आज का नहीं। उस शाम मैं और आदित्य नदी के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था।
मैंने कहा, आज मैं सच में आज़ाद महसूस कर रही हूँ। वो मुस्कुराया, क्योंकि आज तुमने डर को पीछे छोड़ दिया। हवा में ठंडक थी और मेरे मन में शांति। पहली बार अतीत मेरे ऊपर हावी नहीं था। कभी कभी किसी कहानी का अंत शादी से नहीं, शांति से होता है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए उस दिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे अंदर कोई सवाल नहीं था। मैं और आदित्य चुपचाप चलते रहे। सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि मेरे अंदर एक लंबी लड़ाई खत्म हो चुकी है। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले खिड़की खोली। ताज़ी हवा आई। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आज सांस लेना भारी नहीं लग रहा था। माँ ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, आज तू अलग लग रही है। मैं मुस्कुरा दी। आज मैं हल्की हूँ माँ। उस रात मैंने बहुत शांति से नींद ली, बिना डर, बिना सपनों के बोझ के। सुबह उठकर मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर वो लड़की नहीं थी जो कभी हर रिश्ते में खुद को खो देती थी। आज वहाँ एक औरत खड़ी थी जो खुद को चुनना जानती थी। एनजीओ का काम अब मेरी पहचान बन चुका था। मुझे बुलाया जाने लगा सेमिनार में, स्कूलों में, कॉलेजों में। मैं लड़कियों को बताती, गलत रिश्ते में खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। कई आंखों में मुझे अपना पुराना चेहरा दिखता, डरा हुआ, भरोसे के लिए तरसता। हर बार मैं यही कहती, पहले खुद से प्यार करो। आदित्य अब भी मेरे साथ था, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने तय किया था। न दबाव, न जल्दी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर कभी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तो भी मैं खुद के साथ रहूंगी। वो हंस पड़ा। यही जवाब मैं सुनना चाहता था। हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता डर से नहीं, चॉइस से बना है। कुछ महीनों बाद मेरी कहानी एक अखबार में छपी। नाम नहीं था, बस एक सच्ची कहानी। माँ ने वो अखबार सीने से लगा लिया। बोली, मेरी बेटी किसी और की हिम्मत बन गई। उस दिन मेरी आंखें भर आई। एक शाम मैं उसी छत पर खड़ी थी जहाँ कभी मैं डर के साए में खड़ी रहती थी। आज वही छत मुझे खुली लग रही थी। आसमान बड़ा था और मैं छोटी नहीं थी। आदित्य मेरे पास आया। उसने कहा, अगर कल तुम अकेले चलना चाहो तो भी मैं खुश रहूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँ तो? वो बोला, तो वो मेरी किस्मत होगी। हम दोनों हंस पड़े, क्योंकि अब हम दोनों जानते थे कि प्यार कैद नहीं होता, साथ होता है। कुछ रिश्तेदार अब भी बातें करते थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ मेरे दिल तक नहीं पहुंचती थी। मैंने सीख लिया था कि हर ताना जवाब का हकदार नहीं होता। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह लड़ना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम मुझसे भी आगे जाओगी। उस दिन मुझे लगा कि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो आगे बढ़ रही थी दूसरों की जिंदगी में। शाम को मैं डायरी लिख रही थी। मैंने लिखा, मैंने शादी नहीं चुनी, मैंने आज़ादी चुनी। अगर रास्ते में प्यार मिला तो उसे भी डर के बिना अपनाऊंगी। कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं मजबूत हूँ और यही काफ़ी है। कभी कभी सबसे खूबसूरत अंत वो होता है जहाँ इंसान खुद को पाले, और मेरी कहानी वही ख़त्म होती है जहाँ से मेरी असली ज़िंदगी शुरू हुई। ये कहानी शादी पर ख़त्म नहीं हुई, ये कहानी शुरू हुई खुद से प्यार करने से। जिस लड़की को कभी एक सामान समझा जाता था, आज वही लड़की कई औरतों की आवाज़ बन चुकी है। उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को बचाया। क्योंकि असली जीत किसी को सज़ा दिलाना नहीं होती, असली जीत होती है डर के बिना जीना। अगर आप भी कभी किसी गलत रिश्ते में फंसे हों तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। ये थी अनन्या की कहानी, लेकिन शायद कहीं न कहीं ये आपकी भी कहानी हो सकती है।